प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में आरजेडी और कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पशुओं का चारा खाया वो अब परिस्थितियों को कभी भी बदल नहीं सकते। नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताते हुए उन्होंने बिना नाम लिए लालू को चारा चोर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये जो जंगल राज वाले हैं इनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। हमारे देश में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। पूरे यूरोप की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। तो क्या मुद्दे हैं बिहार के, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। दिल्ली जीत के बाद अब पीएम मोदी मिशन बिहार में जुट गए हैं। पीएम मोदी आज बिहार के भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भव्य रोड शो किया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और मंच से विपक्ष पर चुन चुनकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को हमारी धरोहर और आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की एकता और समरसता का प्रतीक है। बिहार से गांव-गांव के लोग कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले लोग महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो कभी भी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। एनडीए सरकार ने इसे बदला है। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था, यूरिया की कालाबाजारी होती थी। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर आरजेडी हमलावर नजर आया। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं। पीएम मोदी ने जहां विपक्ष को निशाने पर लिया, तो वहीं देश भर के किसानों के खातों में करीब 20,000 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी, जिसमें बिहार के किसानों के खाते में लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही अभी बिगुल ना बजा हो, लेकिन पीएम मोदी के दौरे ने बिहार की सियासत में तपिश ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आरंभ है प्रचंड, ये बिल्कुल ठीक लाइन है। और बिहार का चुनाव देखिए, मैं जब भी चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर हमेशा कहता रहा ये दिलचस्प चुनाव होगा, और ये हुआ भी। आप देखिए महाराष्ट्र का घमासान, हरियाणा का चुनाव कितना ज़बरदस्त हुआ। दिल्ली, ये सभी को पता था कि बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और नतीजे जिस तरह से आते रहे, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इससे बहुत बड़ा है। अब बारी है बिहार की, और बिहार सचमुच में बहुत ज़बरदस्त चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आरजेडी अपनी ताकत रखती है, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और एनडीए गठबंधन अपनी ताकत रखता है। किस तरह का मुकाबला होगा, बातचीत करने के लिए मधु मंजरी, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रीति शेखर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। और इन दोनों के साथ ही डॉक्टर संजय कुमार को भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर संजय कई मसलों पर हमारी जानकारियां बढ़ाते रहे हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति को वो और करीब से जानते हैं तो और ज़्यादा उनसे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में हम काफ़ी इस पर बात करते रहेंगे, मधु जी, प्रीति जी, डॉक्टर संजय। लेकिन आज जो आगाज़ हो गया है, चलिए शुरुआत उससे करते हैं। डॉक्टर संजय, मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरह का भाषण हुआ उससे ये तो टोन सेट हो गई कि मुद्दे क्या हैं। महाकुंभ का जिक्र आया, राम मंदिर का जिक्र आया, भ्रष्टाचार का जिक्र आया, और लाडले नीतीश कुमार का जिक्र आया। ये एनडीए की स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ती है, कितनी कारगर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव को
अपने तरीके से, अपने अंदाज में, और जिसको कहते हैं अटैकिंग मूड में वो जाते हैं, ले जाते हैं चुनाव। इस बार भागलपुर का भी जो आगाज है वो उसी मूड में वो दिखा, और उन्होंने एक तरफ अपनी उपलब्धियां बताई। एक बात उन्होंने जो कही कि किसानों का जितना बजट बनता था पहले, 22-24 हजार करोड़ का बजट हुई है, 14-15 तक था, हम उससे तो कई अधिक करोड़ रुपए तो किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 19वीं किस्त है, और 19वीं किस्त में भी 22,000 करोड़ की राशि डाली गई है। तो मैं मानता हूं कि अगर किसान, चूंकि एग्रो बेस्ड स्टेट है बिहार, ये 19वीं किस्त वो दिल्ली में बैठ करके भी जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भागलपुर आए, वो कर्ण की धरती है, और वहां आकर के अगर अगर किसानों की बात की और किसानों के हिस्से में आने वाली योजनाओं की बात की, उन्होंने 2 योजनाओं का जिक्र किया। एक तो जो बरौनी का जो मिल्क प्लांट है उसकी बात उन्होंने की, और दूसरी बात उन्होंने की जो अच्छे नस्ल की गायें निकलेंगी, जिसमें मोतिहारी को जो एक्सेलेंस सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, उसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि अगर ये बिहार इन योजनाओं से एक बढ़ता हुआ बिहार, एक आकार लेता हुआ बिहार होगा तो मुझे बहुत खुशी हो। स्वाभाविक है, बिहार की जरूरत थी। इस बार के बजट में भी जो वेस्ट कैनाल, जो कोसी कैनाल की जो योजना आई, जिससे 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, बिहार के किसानों के पास अद्भुत उर्वर मिट्टी है। थोड़ा साधन मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, तो ये उसी मिट्टी से वो सोना निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या था कि कोई चेन नहीं बन पाता था। आज जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, बिल्कुल, जब कोऑपरेटिव फेडरेशन नहीं था, आज इसी बिहार के किसान 3 लाख करोड़ रुपए का जो आय कर लेते हैं। सहकारी समिति इनका 3 लाख लीटर दूध खरीद लेते हैं, जो कभी किसान अपने दूध के लिए बाजार खोजते रहते थे। एक बड़ी बात, 14 लाख टन अगर यही देश में दूध का उत्पादन होता है, आज 24 करोड़ टन दूध का उत्पादन करके विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। बिहार के बारे में मैं एक चीज कह दूं, बिहार के बाजार में मछलियां या तो आंध्र प्रदेश की होती थी या पश्चिम बंगाल की होती थी, जबकि गंगा से लबालब भरी हुई नदियां इसी बिहार से 550 किलोमीटर होकर के जाती है। आज बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। ये उत्पादन भी करता है, और जितना इसको कुल मिलाकर किसानों पर जो फोकस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था पहला, कि किसानों पर भी आज फोकस रहा है। और किसानों की, क्योंकि तादाद हम जानते हैं किसानों का राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किसानों की धरती इसको कहा जाता है। और आपने पशुपालन पर भी एक फोकस किया है। मैं वैसे जाना प्रीति जी के पास जा रहा था, लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं जो मधु जी आपके लिए ज़्यादा मुझे लगता है कि सवाल पैदा करेंगी। किसानों की मजबूत स्थिति, सनातन वाला जो एंगल लेकर भारतीय जनता पार्टी चली, और अपेक्षित सफलता भी उसको वर्तमान कई विधानसभा चुनाव में मिली है, ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि आप लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। और आपकी तरफ से तो अभी भी नीतीश कुमार किसी तरह से आ जाएं या आ जाएंगे जैसी बातें कहना कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। मधु जी। प्रवीण जी, आप देखिएगा कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2022 में आए थे और उन्होंने कहा था कि किसानों का आय जो दुगना कर देंगे, क्या किसानों का जो आय है दुगना हुआ। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार जो है पूरे देश से बिहार की परिसीमन अलग है, बिहार का जरूरत अलग है, बिहार के लोग अलग हैं, और बिहार का जो परिसीमन है बाकी सारे दूसरे राज्यों से बिल्कुल ही अलग है। आप देखिएगा कि इतने सालों के बाद 20 साल से एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 11 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, लेकिन आप सोचिए कि कोई भी निवेश जो बिहार का पलायन रोक के बिहार में रोजगार सृजन हो, ये बिहार के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अभी दुग्ध उत्पादन की बात, अभी आप डॉक्टर संजय को सुन रहे होंगे, मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने पॉजिटिव, इसीलिए मैं आपके पास आया। उन्होंने वो चीजें बताई जो बदलाव को दिखाती हैं। जिस तरह से देख लेंगे कि बिहार जब है, यहाँ का भागलपुर, जिस जगह में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, भागलपुर कपड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है, लेकिन कहाँ गया
बिहार के किसानों के आय में सबसे ज्यादा जो किसानों की आय कम है तो बिहार में है। बिहार में साक्षरता दर देखेंगे तो सबसे कम बिहार में है। बिहार में जो निवेश आना चाहिए था, मतलब कितना निवेश किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी आए थे और बोले थे बिहार में निवेश होगा। प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना निवेश हुआ बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ये आप देखेंगे। मेगा टेक्सटाइल, प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल के तहत बिहार में निवेश क्यों ठीक है नहीं हुआ, बिहारियों मधु के जी, लिए क्यों ये नहीं सोचा ये गया? ये तो ये भी सिर्फ जो अच्छी बड़ी बात बड़ी है कि बातें इन होती विषयों पर बात हो रही है, लेकिन जब भी कोई स्टडी होगी तो एक कंपैरेटिव स्टडी होगी और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि बिहार के लिए जो वादे किए गए वो कितने पूरे हुए हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि आरजेडी के शासनकाल के मुकाबले आज बिहार कितना बेहतर हुआ है। ये भी तो सवाल आप पर खड़ा होगा और मैं जानता हूं कि नहीं प्रवीण जी, आप देखिए ये सब बात जो है ना कि हर बार 20 साल पीछे आप चले जाएंगे, 20 साल में 4 सदी गुजर गई है ना। जो बच्चा उसमें पैदा लिया था वो बच्चा अब नौकरी कर रहा होगा, जो बच्चा उस समय पढ़ रहा था वो बच्चे के भी बच्चे हो गए होंगे। तो 20 साल पहले वाली बात में आप पलड़ा नहीं झाड़ सकते। 20 साल पहले क्या था और 20 साल के बाद क्या हुआ। तो 20 साल पहले कंपेयर टू अदर स्टेट कहीं कहाँ जा चुका है और बिहार कहाँ है, इस पे भी तो आप सोचेंगे ना। प्रीति जी सीधे बिना समय गवाए, अभी कुछ बातें कही गई, बिहार कितना बदला है, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है, कई वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए हैं, ये आरजेडी आपसे पूछने वाली है चुनाव में। प्रवीण जी देखिए, अब मधु मंजरी जी कह रही थी कि अब जनता उनके कार्यकाल का हिसाब ना ले। अरे इतिहास तो हर किसी के पूरे ही प्रकरण की जानकारी रखता है। आज हम वर्तमान की जब बात करते हैं तो उसकी नींव कैसी रखी गई थी उसकी भी बात हम करते हैं, उसका भविष्य कैसे बेहतर होगा हम उसकी भी कल्पना करते हैं। और जब एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में है तो उनके सहयोग से बिहार का पूरा कायापलट हुआ है। आज जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भागलपुर अंग की धरती पर जब आज वो आए तो वहां से पूरे देश के किसानों को ही उन्होंने तोहफा देने का काम नहीं किया, बल्कि उनका जो पूर्व में जो उन्होंने घोषणा की थी, जो कमिटमेंट अपने जनता से किया था, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कई सौगातें भी दी। चाहे पीरपैंती पावर प्लांट की बात हो, चाहे यहाँ की फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे यहाँ पर भागलपुर का जो बहुत विश्व प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो इतिहास जो कहीं ना कहीं मलिन हो गया था पूर्व के कार्यकाल में, पूर्व के बिहार के जिन लोगों ने राज किया उनके कार्यकाल में जो दब सा गया था कहीं, आज वो केंद्र की मदद से बिहार सरकार उसको बहुत आगे बढ़ा रही है। और मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दिन बहुरेंगे। तो ये सारी बातें तभी होती है जब एक सशक्त नेतृत्व, एक ईमानदार नेतृत्व जब शीर्ष पर बैठा होता है तो जनता तो हर पल पल का हिसाब लेगी। और जनता के दिल में मोदी है, जनता ने तीसरी बार बता दिया और जनता ने, बिहार की जनता ने ये बता दिया कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि एनडीए की लगातार सरकार है। अब चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही, उस समय तो लोग जो यहाँ के छात्र थे वो पलायन कर रहे थे, जो यहाँ के युवा थे, जो यहाँ के व्यापारी थे, वो लोग डर से बिहार को छोड़ रहे थे। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो यहाँ पर पलायन रुका, यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर ठीक है, मैंने जैसा कहा थोड़ा संक्षिप्त चर्चा रहेगी, पर ये ठीक है। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है कि बीपीएससी के छात्रों का मुद्दा तो अभी भी आप लोगों के लिए एक परेशानी का सबब यहाँ पे बन रहा है और मुझे लगता है कि चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार हर बातों पर गंभीरता से विचार करती है, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो या कोई भी अन्य मुद्दा। जो जब एनडीए की सरकार है तो यहाँ पर हर पहलू का, चाहे आम नागरिक का हो, छात्रों का हो, चाहे महिलाओं का कोई भी मुद्दा हो, उसको गंभीरता से लेती है। अब जवाब तो उनको देना है ना, जिनको की जवाब देते नहीं बन रहा है कि जब उनको ठीक है, मैं समझ गया। कुल मिला के आपने छात्रों की बात की, इसलिए मैं इसको थोड़ा चर्चा को हम थोड़ा एक क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। डॉक्टर संजय, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है तो मैं संक्षेप में चाहूंगा कि आपको लगता है आज जिस तरह महाकुंभ की बात हुई है, राम मंदिर की बात हुई है, ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ बिहार में चलेगा, और चलेगा तो कितना फायदा दे सकता है एनडीए को?
देखिए, बटेगा और कटेगा का फॉर्मूला चलेगा नहीं चलेगा ये तो राजनीति करने वाले लोग जो सियासतदान हैं वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये मैं बताऊंगा जरूर, आस्था की ये धरती तो रही है बिहार, और ये जो इलाका रहा है, जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ पर आप आस्था के साथ किसी को भी आप जोड़ कर करके और उसका लाभ आप ले सकते हैं, इस सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा अयोध्या में राम मंदिर बना, उससे पूरे देश गौरवान्वित हुआ, हर देश को गर्व है। अगर जेरूसलम में ईसाइयों का ये है तो क्या वो पूरे विश्व के ईसाई उस पर गौरवान्वित नहीं है क्या? तो अगर ये देश में गंगा जमुनी संस्कृति है, महाकुंभ में अगर लोग डुबकी लगा रहे हैं, सोचिए प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है वो जगह, जहां पर हम प्रकृति के साथ भी जुड़ते हैं और हमारी संस्कृति है। अगर उस मौलिकता पर कहीं से भी प्रहार होता है तो निश्चित रूप से जो भी प्रहार करेंगे वो फायदे में तो नहीं होंगे, हाँ, उनका नुकसान होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। मधु जी, आपको लगता नहीं कि महाकुंभ, राम मंदिर, ये ऐसे मुद्दे हैं, एक तरह का ट्रैप है, यानी इस पर कुछ भी बोलना आप ही को उल्टा भारी पड़ता है? नहीं, देखिए, हम इस पे कुछ बोलना भी नहीं चाहते। आस्था अलग चीज है और राजनीतिक अलग चीज है। राजनीति जो है, जो चीज है, संविधान की जब हम बात करते हैं, देश संविधान से चलता है। आस्था हर किसी का अपने धर्म, अपनी जाति में होता है, वो अपनी जगह पे। तो उस पे हम कटाक्ष भी नहीं करता, उस पे हम राजनीति भी नहीं करते हैं। कहने के लिए तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार की बात करते हैं, तो जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, थामे मंदिर, बस सिर्फ मंदिर था, थामे मंदिर को बनाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, लेकिन कभी भी उन्होंने इस पे राजनीति नहीं की। मैं पटना में रहने वाली हूँ, पटना की बात है, अगर यहाँ भी जानते होंगे कि यहाँ पटन देवी मैया कितनी फेमस है, यहाँ के लोगों का कितना आस्था है वहां जी, पर। जी। यहाँ पे जब देखेंगे कि यहाँ पे अगम कुआं मंदिर में कितना आस्था, दोनों का कायाकल्प करने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। मात्र 17 महीने की जब हमारी सरकार आई तो फिर से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत बड़ा फंड थामे को दिया। लेकिन हम इस पे राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों के अधिकार की बात मैं तो बस आज की बातचीत में एक सेंस ले रहा हूं और मुझे ये सेंस आ गया है कि ये जो सनातन वाली राजनीति है इसको आरजेडी भी नहीं छेड़ेगी। और ये बात सही है प्रीति जी कि इनकी तरफ से बेशक कुछ कहा जाए ना कहा जाए महाकुंभ पर या राम मंदिर पर, लेकिन मुद्दा ये बनाया जाएगा कि महाकुंभ विरोधी हैं, ये राम मंदिर विरोधी हैं, जबकि ऐसा कुछ कह नहीं रहे। ये तो खुद समर्थन करते हैं। तो मानते हैं इस पे किसी चीज का कटाक्ष करना और किसी चीज को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कितने बिगड़े बोल रहे हैं कि वो जो है सनातन को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, और वो कीड़ा मकोड़ा तक सनातन को कहते हैं। वो कुंभ पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वो राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और आप कहते हैं कि बात ही नहीं होगी, इनकी ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं करते। देखिए, इनकी जो भी, इनका जो राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है, सनातन के प्रति जो इनकी भावना रही है, वो सब जग जाहिर हो रही है। तो कुंभ पर जब स्वयं लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, और जब स्वयं उन्होंने राम मंदिर पर जब टिप्पणी उनके तरफ से आता है, तो फिर सवाल लाजमी होता है। फिर यहाँ की जनता पूछेगी कि आप फिर इस पर, जब आप हमारी आस्था को, हमारी भावना का जब आप कद्र नहीं करते, जब इसका आप सम्मान नहीं करते, फिर किस मुंह से आप उस जनता के पास जाते हैं? कुल मिलाकर किसान, युवा, बिहार का विकास, बिहार में छात्रों की स्थिति, युवाओं के लिए क्या क्या किया गया, जो वादे किए गए वो पूरे किए गए नहीं किए गए, और सबके ऊपर कुल मिलाकर कुछ भी कह लीजिए, सनातन को लेकर जो अभी बीजेपी जिस विजय रथ पर सवार है, जो स्ट्रेटजी बनाकर चली है, वो भी बिहार में आपको देखने को मिलेगा। संक्षिप्त चर्चा थी, लेकिन इस चर्चा में हमने जिन मुद्दों को डिस्कस किया उससे एक सेंस मिलता है कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा भागलपुर में, वो किस दिशा में बिहार का चुनाव जाएगा इसकी तरफ दिशा निर्देश करता है। और उसमें आप इस बार जो बिहार में चुनाव प्रचार होगा उसमें खूब आप राम मंदिर, महाकुंभ, सनातन की राजनीति, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको आप दिल्ली में बहुत लोगों ने सोचा, क्योंकि दिल्ली में इसका उतना माहौल नहीं था तो ये मुद्दा यहाँ पर नहीं आया, लेकिन बिहार के चुनाव में निश्चित ही ये आपको सुनाई दे सकता है। डॉक्टर संजय आपका धन्यवाद, मधु जी आपका धन्यवाद, प्रीति जी आपका धन्यवाद। लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।